दूसरी चीज़ हॉस्पिटलाइज, यहाँ पर हॉस्पिटल भी हमने देखा जाके, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ मैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। इंडियन हज कमेटी में हमारा दखल नहीं है, लेकिन जिस दिन दखल होगा तो हम सारी व्यवस्था को सुधारने में अपने आप को सक्षम समझते हैं। जो हमारे क्षेत्र का सांसद है या जो मिनिस्टर है, अगर कहीं इसकी जो मिनिस्टर है अभी स्मृति ईरानी, इस डिपार्टमेंट को देख रही, वो जब भी रायपुर आएंगी, छत्तीसगढ़ आएंगी, इस बारे में विस्तार से उनसे चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से परेशान हुए हैं। जी इसके लिए एक बार गवर्नमेंट को बराबर इसमें सोचना पड़ेगा। पैसा भरपूर लिया गवर्नमेंट ने जी और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसके आगे जाके उनकी हालतें ख़राब हुई, बहुत से लोग बीमार पड़े, कुछ तो फौतें भी हुई है। और ये लोग जो खिदमत को अंजाम देते हैं, चाहे यहाँ का बस ड्राइवर हो, चाहे यहाँ पर रोड में खड़े होकर पानी पिलाने वाला हो, चाहे यहाँ पर प्लम्बर हो, चाहे ये सारे दिगर मुल्कों से आके जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बेशक ये दिल से अल्लाह के मेहमानों का खिदमत कर रहे हैं। इन सब के लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSR2 सऊदी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक ख़ास शख्स से मिलाने के लिए, उनका इंटरव्यू लेंगे और देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी मिलाते हैं उनसे। चलिए तब चल के आपको वहाँ पर ही मैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अजीजिया का अब्दुल्ला खयात और बस स्टॉपेज यहाँ पे 13 है। तो चलिए, आप जैसे कि वीडियो के शुरू पे देखें, हाजी साहब से बात कर रहे थे, तो हाजी साहब से मिलते हैं। हाजी साहब का बिल्डिंग नंबर 427 है। तो चलते हैं वहाँ पे अंदर और वहाँ जाके बहुत सारे बात करते हैं और किस तरह से मतलब उनको फेस हुआ, प्रॉब्लम हुए नहीं हुई, क्या सुविधा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए। तो बहुत सारे बात करेंगे, आप देखिए और आप बने रहें वीडियो पे, तो बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा। बात करते हैं हाजी साहब से, तो वीडियो को बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं और जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और करते रहें सपोर्ट। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, हम लेके चलते हैं अभी उस बिल्डिंग की तरफ आपको। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं 427 बिल्डिंग नंबर और अभी चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और हाजी साहब से मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं हाजी साहब से मुलाकात करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाजी साहब कैसे हैं? दुआ अल्लाह करम। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सलाम रजवी। माशाल्लाह, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़, इंडिया से। माशाल्लाह। तो इश्तियाक भाई मेरे को भेजे आपसे मुलाकात करने के लिए। तो कैसा रहा आपका हज? अल्लाह का बहुत फजलो करम रहा कि अल्लाह ने सारे अरकान बहुत अच्छे से करा दिए। हज का जो ख़ास 5 दिनों का जो अरकान था जी जैसे होना चाहिए था वैसा ही हुआ। जी और उसके अलावा उम्रे में भी हमको अल्लाह ने बहुत मदद करी। अब कि हमने हमारे लिए उम्रा भी आसान रहा। जी हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से परेशान हुए हैं। जी इसके लिए एक बार गवर्नमेंट को बराबर इसमें सोचना पड़ेगा। हाजी साहब किस तरह से इंफॉर्मेशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओके वो ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जवान लोग तो पैदल चल लेते हैं ओके और जहाँ बुज़ुर्गों की बात आती है तो उनके लिए पैदल चलना एक कदम भी दुश्वार होता है। इसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बहुत बड़ा सहारा होता है। जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है यहाँ पर, ट्रेनें भी चलती है, बसें भी चलती है, जी पर ये मौलिमों की यहाँ की जिम्मेदारी होती है कि वो कहाँ से बस उपलब्ध होगी, कहाँ से ट्रेन मिलेगी, कब मिलेगी, क्या रहेगी, सारी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जी तो यहाँ की गवर्नमेंट के जो मौलिम थे उन्होंने भी यहाँ के हाजियों को, हिंदुस्तान के हाजियों को कोई इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं दे पाए। जी और हिंदुस्तान के भी जो यहाँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी जो यहाँ भेजे हैं जिन लोगों को, जी वो लोग भी बताने में, इन्फॉर्मेशन बराबर देने में वो कामयाब नहीं रहे, वो फेलवर साबित हुए हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो हाजी साहब जैसे अजीजिया में जैसे बस चल रही है, अजीजिया से आपके रूम से हरम तक पहुंचाने के लिए, तो वो तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा है।
वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बराबर कंटिन्यू जारी है, लेकिन 5 दिन जो बंद कर दी गई थी, जी उन 5 दिनों में जो हाजियों को मेन जो लंबा चलना पड़ता है यहाँ से मीना, बहुत से हाजियों को मालूम नहीं होने के नाम से या फिर बस की व्यवस्था बराबर नहीं, लोग यहाँ से 8 तारीख के, जबकि जोहर वहाँ पड़नी थी जी 8 जिलहज्जा को, तो लोगों ने 2 बजे तो यहीं से निकले। कुछ हाजी बता रहे थे कि हमको पैदल जाना पड़ा क्योंकि बस की व्यवस्था नहीं थी। पहली तो यहीं से तकलीफें शुरू हो गई थी। उसके बाद मीना से जो बुज़ुर्ग हाजियों को अराफात जाने के लिए जो बस की व्यवस्था होनी थी, बस की व्यवस्था जहाँ पर 100 बस की व्यवस्था चाहिए थी वहाँ 25 बसें चलाई गई। तो और उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से बुज़ुर्ग लोग भी पैदल चले गए। चलने को तो निकल गया जज्बा था, लेकिन आगे जाके उनकी हालतें ख़राब हुई, बहुत से लोग बीमार पड़े, कुछ तो फौतें भी हुई है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुई है कि व्यवस्था होने के बावजूद इन्फॉर्मेशन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण लोग पैदल चल पड़े। और जवान तो निकल गए, उन्होंने अपने अरकान बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, ख़ास तौर से इंडियन हाजियों के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन दे हाजियों को, जो इंडिया से आए हैं उनको बताएं, है ना, कि किस तरह से बस मिलेगी आपको, किस तरह से मीना जाना है, किस तरह से आपको मुज़दलिफ़ा जाना है, अरफात जाना है, कैसे जाना है। सऊदी गवर्नमेंट और इनमें जो कम्युनिकेशन गैप दिखता है, इंडिया गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन गैप दिखता है। जी अगर कहीं सऊदी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी अगर वो अपने हिसाब से अगर वो काम करते हैं, जी तो इंडियन हज कमेटी को चाहिए कि वे अपने लोगों को यहाँ मुस्तैद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, क्योंकि हाजियों से पैसे तो बराबर ले रहे हैं। जी इस बार 3,67,000 रुपये करीब लिया गया है एक आदमी पे। एक आदमी से। और जी। उसको ये तो बताया तो ये गया था कि उनको 50,000 रुपये कम करें, 50,000 कम करने के बजाय 50,000 और बढ़ा दिए। उल्टा जो हाजियों को पहले वहाँ से कुछ रियालें मिला करती थी यहाँ खर्चे के लिए, हाथ के लिए, वो भी नहीं दिया गया। पैसा भरपूर लिया गवर्नमेंट ने जी और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसके जी। बावजूद जो परेशानी हुई, अगर कहीं यही भारतीय हज कमेटी, इंडियन हज कमेटी अगर कहीं वहाँ से अपने कुछ कारकुनिंदों को जहाँ भेजाते, ज़्यादातर करके लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजाते, जी तो ये जो परेशानी हाजियों को उठानी पड़ी, ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ये इंडिया हज कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, उसके जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अच्छा दूसरी चीज़ हॉस्पिटलाइज, यहाँ पर हॉस्पिटल भी हमने देखा जाके, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, मैं जी सरकारी कामों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी तो यहाँ पर मैंने इस बिल्डिंग नंबर 427 में जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ, लोगों ने बाहर सड़कों पे आके यहाँ पर परेशान जब हुए, किसी के एसी नहीं चल रहा है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी का पानी पिलाया जा रहा था लोगों को, तो लोग सड़कों पे आए, तब वो व्यवस्था धीरे धीरे सुधरी। लेकिन हाजी यहाँ पर आया है, 30 दिन के लिए आया है, 30 दिन में अगर उसको ठीक से सुविधा नहीं मिले पैसा देने के बावजूद, तो इसमें तो फेलवरी है इंडियन हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट के अपनी व्यवस्था। उसके बारे में मैं नहीं कि उनकी क्या व्यवस्था रहती है, मुझको इसकी जानकारी नहीं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाऊंगा। लेकिन भारतीय हज कमेटी पर ज़रूर तोहमत लगाऊंगा कि वहाँ जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाया। हॉस्पिटल भी जाने के बाद में शुगर चेक कराने, मैं खुद शुगर चेक कराने के लिए गया, तो वहाँ बताया कि वहाँ पर शुगर चेक करने की मशीन नहीं है और सलाइन नहीं है। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था रही, आदमी तो बीमार पड़ता है, सबसे पहले बीपी और शुगर चेक किया जाता है, और यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं, तो फिर किस चीज़ के इन्होंने डॉक्टरों को यहाँ भेजा था और मेडिकल टीम भेजी थी, और उसके नाम से ये लाखों रुपए वहाँ खर्चा किए होंगे। अगर हम सूचना के अधिकार में पता करेंगे तो दवाई और डॉक्टरों के नाम से ये लाखों रुपए हज कमेटी ने खर्चा किया होगा। लेकिन मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मुझको यहाँ पर आज तक के मेरा ब्लड शुगर चेक नहीं कराया गया। जी, तो आने वाले वक्त में आप मतलब क्या ऐसा सजेशन या मैसेज देना चाहेंगे हज कमेटी को, इंडियन हज कमेटी को, कि सुधार हो सके? हर पॉइंट को नोट किया गया है। ओके। और नोट करने के बाद में हम अपने यहाँ के सांसद के माध्यम से, जो हमारे क्षेत्र का सांसद है या जो मिनिस्टर है, अगर कहीं इसकी जो मिनिस्टर है अभी स्मृति ईरानी, इस डिपार्टमेंट को देख रही, वो जब भी रायपुर आएंगी, छत्तीसगढ़ आएंगी, इस बारे में विस्तार से उनसे चर्चा की जाएगी। उसमें सुधार की गुंजाइश जहाँ जहाँ पर उनको बराबर सलाह दिया जाएगा, बताया जाएगा। और हम छत्तीसगढ़ हज कमेटी में वहाँ तो हम अपना दखल रखते हैं, तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ हज कमेटी कम से कम छत्तीसगढ़ के हाजियों के लिए अलग से अपना इंतजाम मुहैया कराए, जिसमें मेडिकल से लेकर हर कम से कम 100 हाजी पीछे एक खिदमतगार
छत्तीसगढ़ हज कमेटी को भिजवाए। हम ये कोशिश करेंगे। इंडियन हज कमेटी में हमारा दखल नहीं है, लेकिन जिस दिन दखल होगा तो हम सारी व्यवस्था को सुधारने में अपने आप को सक्षम समझते हैं। जी, और कुछ जैसे हाजियों को आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या वो करे जो मतलब उनको मतलब आगे का जो फ्यूचर में। देखिए, जितने हाजी यहाँ पर आए हैं हज जी। का अराकान करने के लिए आए थे, अल्लाह की इबादत करने के लिए आए थे, तकलीफ हुई तो सामने आए, जी। सामने आके उन्होंने जो करना था, जो भी वो सारी सब चीज़ें करी। लेकिन उनके अंदर में भी एक खौफ, मुझ में भी अपना एक खौफ बैठा हुआ है कि मैं यहाँ नेतागिरी करने के लिए या समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं आया। अल्लाह ने जैसा रखा जो है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। और इस नाम से वहाँ जाने के बाद में भी ज़्यादातर हाजी खामोश हो जाएंगे कि हमने जो हुआ उसको भूल जाएं। लेकिन मैं अपना, जहाँ तक कि मेरा अपना मानना है कि आने वाले हाजियों को ऐसी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। जैसे हमने मीना में टेंट के बाहर हमने दिन गुजारा, रात गुजारा, खाने के लिए की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो ये ऐसी सब सारी जो व्यवस्था जो हमने सामना किया है, आने वाले हाजियों को इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम पहले से कोशिश करेंगे कि अभी से जाके वहाँ पर इन सारी सब चीज़ों खामियों को बता के आने वाले वक्त के लिए उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी, माशाल्लाह। और ये हज के बारे में अगर बात करें कि हरम शरीफ का, तो कैसा लगा आपको हरम शरीफ में? हरम पूरे मक्का में अगर की व्यवस्था हरम शरीफ की बोले तो वही व्यवस्था का एक नंबर है। जी। हरम शरीफ में जितनी सिक्योरिटी है, जितनी सफाई है, और ये सारी सब चीज़ें अच्छी है। अब उनकी अपनी व्यवस्था है। हाजी को जहाँ पर 10 कदम चल के उसको गेट तक पहुँचना है, वहाँ पर इन लोग 100 कदम चलाते हैं। ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आई। उनकी अपनी व्यवस्था होगी, उसमें विस्तार से मैं उसमें कोई ब्लेम नहीं करूँगा मैं। और कुछ चीज़ें जैसे सही में सफ़ा मरवा के दौरान जब सही करते हैं, वहाँ जो कोल्ड जो ठंडक रहती है, वो ठंडे देशों से आने वालों के लिए तो ठीक है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे गर्म देशों से आने वालों के लिए उतनी ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिनको बात की शिकायत है, जिनको उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इस सऊदी गवर्नमेंट को भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी करके हमारे को कहीं उनको जानकारी देने के लिए या कहीं ऐसा सुझाव मांगा जाएगा, तो बराबर हम उसके बारे में सऊदी गवर्नमेंट को भी हम कम्युनिकेशन करेंगे इसके बारे में। अच्छा हाजी साहब, आप मतलब पूछना चाहेंगे कि मीना में आपका कैसा रहा, मतलब वो 5 दिन? वो 5 दिन हम तो यह सोच के सब्र कर लिए कि अल्लाह के रसूल ने और आपके साथियों ने, सहाबाओं ने भी इससे ज़्यादा परेशानियां झेली होगी। तो ये उनके सामने ये परेशानी कहीं मायने नहीं रखती, ये सोच के हमने सब्र कर लिया। लेकिन अगर आज की व्यवस्था की बात करें, आज जिस हिसाब से गवर्नमेंट पैसा लेती है, जिस हिसाब से व्यवस्था की बात करती है, उस हिसाब से ये पूरी तरीके से फैल रहा है। खास तौर से मीना में, जहाँ पर एक टेंट में 100 लोगों को रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ पर इन्होंने 300 से 400 लोगों को वहाँ पर ठहरा दिया। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे रहे, और ज़्यादातर हाजी जो है टेंट की जो गलियाँ थी, उसमें गलियों में अपना बिस्तर बिछा के वहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी उनको। जैसे तैसे भी उन्होंने बैठ के दिन और रात गुजारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर आप आदमी को ज़्यादा कर देते हो, तो वहाँ पर आपको बाथरूम जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बाथरूम की व्यवस्था आपके पास वैसी होनी चाहिए। आदमी धूप में तो दिन गुजार लेता है, रात में ठंडक में उसको कहीं भी सोने का चल जाता है, लेकिन जब बैतुल खला जाने की बात आती है ना, तब वहाँ पर आदमी को मजबूर हो जाता है। बहुत से हजरात पेट को पकड़ के इतना परेशान हो रहे थे, और एक जगह 10 लोग खड़े थे, एक बाथरूम में लाइन में 10 लोग खड़े थे, जो भीड़ कम नहीं हो रही थी। ये व्यवस्था जो है ये नागवार गुजरी लोगों को। अच्छा, अभी आप लोग कब मदीना कब निकलिएगा यहाँ से? तो आप लोग अरकान कर लिए, सब कुछ हज कर लिए, उम्रा कर लिया माशाल्लाह, और अभी आप लोग मदीना के लिए कब निकलिएगा? मक्का छोड़ने का सवाल दिल को तकलीफ़ देने वाला है जी। और चूँकि यहाँ पर हमारा को जितने दिन की परमिशन है उतने ही दिन रुकना पड़ेगा। सऊदी गवर्नमेंट ने जितने दिन की परमिशन दी है जी, तो उसके बाद अब यहाँ से हमारी रवानगी होगी मदीना शरीफ के लिए। जी। तो मदीना शरीफ तो अल्लाह के रसूल का घर है, हमारे सरकार जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मदीना है, जो जहाँ की ठंडक दुनिया में मशहूर है कि ऐसी जगह पे जाने का, वहाँ जाने का भी मन बहुत लालायित है, बहुत
खुशी का मकाम है कि अब हम वहाँ पर मदीना शरीफ जाएंगे, लेकिन मक्का छोड़ने का भी हमको दुख रहेगा, मक्का जी। छोड़ने की भी तकलीफ रहेगी। जी ये बातें यहाँ की बहुत सी बातें अच्छी बातें, अल्लाह के घर की बातें, इनकी यादों को हम लेके जाएंगे तो मदीना में भी हमारे को वहाँ सुकून ही मिलेगा। जी। लेकिन दुख तकलीफ ज़रूर होगी कि मक्का छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कब निकलिएगा आप मदीना मदीना की? 10 दिन का मकाम वहाँ पर रहेगा। अभी हम लोग को यहाँ पर करीब 25 एक दिन हो रहे हैं। जी 2-3 दिन के बाद में यहाँ से फिर हमारी रवानगी होगी। जी 10 दिन का वहाँ मदीना शरीफ का मकाम है। उसके बाद फिर हम अपने वतन हिंदुस्तान वापसी हमारी होगी। तो हाजी साहब एक दरख्वास्त है कि जो लोग हज के वक्त जो फौत कर गए, जो इंतकाल कर गए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि दुआ कीजिएगा। वो खुश नसीब है जो यहाँ पर आने के बाद जी अल्लाह को जो प्यारा होता है, अल्लाह ताला उसे उतनी जल्दी अपने पास बुला लेता है और वो तो अपने घर पे ही रख रहा है। जी ये खुश नसीब है वो लोग और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए आमीन। कि वो घर वाले भी जन्नती हो गए जिनके घर का कोई एक फ़र्द यहाँ पर फौत हुआ है और इस मक्का की सरजमी पे जिसे दफनाया जाएगा। जी बेशक उनके ख़ानदान के लोग भी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला उनके खास ख़ानदान के लोगों को भी जन्नत में मकाम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने हम लोग को जब यहाँ अपने घर बुलाया और इस्लाम के 5 फ़राइज़ों में से आखिरी फ़राइज़ जो हज का है वो भी नसीब फरमाया, तो इस दौरान हमने उम्मत मोहम्मदी के लिए, अपने लिए तो करी, उम्मत मोहम्मदी के लिए भी दुआ करी, अपने अजीज़ व अकारीब के लिए दुआएं करी जी और ख़ास तौर से उन लोग के लिए दुआएं करी जिन्होंने जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो खुशी के मारे हमसे लोग मिलने आए और हर शख्स ने हमसे कहा हमारे लिए दुआ करना। जी हमने उनसे यह कहा कि आप दिल में ख्वाहिशें पाल लें, जी। क्या चाहते हैं हम अल्लाह के दर पर जाके हम उनसे बराबर इस चीज़ की दरख्वास्त करेंगे। अल्लाह ताला हमारे आते वक्त जिन लोगों ने दुआ करने का था उनकी जो भी दिली ख्वाहिशें थी अल्लाह ताला उसे पूरी कर, और अल्लाह के दर पर बैठ के हमने ये दुआएं भी की कि अल्लाह ताला उन सारे लोगों को जिन जिन लोगों ने हमसे दुआएं करने कही थी उनकी सारी ख्वाहिशें, उनकी सारी दुआएं पूरी कर, और ख़ास तौर से जो यहाँ पर जिनके घर के लोग यहाँ फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनके घर वालों के लिए ख़ास तौर से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जी। ताला सब्र जमील अता फरमा। आमीन। और जो हाजी हजरात यहाँ पर आए हैं जी उनकी गलतियाँ अगर कोई होगी तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करने वाला है। जी रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मुझसे भी यहाँ मुझसे और मेरे साथ के जो लोग आए, घर के लोग हैं, है ना, और जो भी साथी हैं सारे लोगों से अगर यहाँ पर हज के दौरान या इस मक्का की सरजमी पे अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई है, जी कोई गुस्ताखी हुई है जी। तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रचलित शब्द है अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। हम भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला तू और तेरे जो यहाँ पर अजीज़ बंदे तेरे हैं जिसको तू चाहता है तभी तो यहाँ पर तूने यहाँ रखा है, उनसे भी अगर उन लोगों से भी अगर हमसे उनसे कोई गुस्ताखी हुई अल्लाह ताला हम तुझसे और उनसे भी माफ़ी मांगते हैं कि यहाँ रहने वालों से अगर हमने या यहाँ जो मेहमान बन के आए उनसे भी अगर हमने कोई गुस्ताखी गलती हुई तो अल्लाह ताला माफ़। सऊदी के लोग यहाँ पर तो जो रहने वाले रहवासी हैं वो लोग तो बहुत दिलो जान से यहाँ खिदमत करते हैं और हाजियों के लिए और यहाँ पर मक्का शरीफ आने वाले, सऊदी आने वाले लोगों के लिए आगे बढ़कर वो अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तुर्किस्तान से, हिंदुस्तान से, अलग अलग मुल्कों से, दीगर मुल्कों से यहाँ पर आ रहे हैं और आने के बाद में यहाँ पर भले वे नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी करना भी यहाँ पर बहुत टेढ़ी खीर है। यहाँ की गर्मी, शिद्दत की जो गर्मी है और यहाँ का जो है अपने मुल्क को छोड़ के आके यहाँ पर रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़े सब्र का इम्तिहान है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बड़ा फ़ख्र के साथ बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के जिंदा दिल लोगों के लिए मैं ख़ास तौर से अल्लाह से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला ये लोग जो खिदमत को अंजाम देते हैं, चाहे यहाँ का बस ड्राइवर हो, चाहे यहाँ पर रोड में खड़े होकर पानी पिलाने वाला हो, चाहे यहाँ पर प्लम्बर हो, चाहे ये सारे दीगर मुल्कों से आके जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बेशक ये दिल से अल्लाह के मेहमानों का खिदमत कर रहे हैं। इन सब के लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को भी हर मकाम में कामयाबी अता फरमाए। मुल्क से बाहर आके यहाँ पर आके जो लोग हैं उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो बहुत अच्छा लगा हाजी साहब आपसे बात करके। बस दुआ में याद रखिएगा सबको, पूरे उम्मती को, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसमें लास्ट आप ये क्या बोलना चाहेंगे कुछ पब्लिक को, लोगों को? लोगों को हम यही मैसेज देंगे कि जैसे हमने अल्लाह के घर को आके देख के हमारा अपना जो कल्ब जो हमारा साफ़ हुआ है, जो दिमाग में बहुत सी बातें थी, अल्लाह अब तो ऐसा हल्का महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें एक नई ज़िंदगी दिया है ना। तो हम लोगों से भी अहले इस्लाम से ही अपील करेंगे कि वे एक बार ज़रूर अल्लाह का घर आके देखें और यहाँ के अरकान पूरा करें। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, लीज़ की ज़िंदगी पे हैं हम, लेकिन अगर कहीं आखिरत ठीक चाहते हैं तो एक बार अल्लाह के घर पे ज़रूर आएँ। कैसे भी आए, कैसे भी पैसे बचा के आए, जैसे भी आए, लेकिन यहाँ आए ज़रूर। आने के बाद में इस्लाम क्या है इस चीज़ को जानें और अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल का पैगाम भी यही है, अल्लाह की इबादत करना। यही हमारा भी पैगाम है कि आप उसके बाद अल्लाह की इबादत को ही हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें, सबसे बड़ा मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।